अब देखो, तो समझ में आया हुआ है ना। आज आखिरी है, बोर हो जाएगा, फिर ग्रेविटी डैम पढ़ेंगे। ग्रेविटी डैम है छोटा, पर ग्रेविटी डैम के अंदर लिमिटेड है, वही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं आना है, ठीक है ना। एम्बैकमेंट डैम के अंदर क्या है, तीन चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ। एक फ्लो नेट वाला कर लेना पूरा, एक अपने पास टाइप्स ऑफ फेलियर कर लेना, और एक स्टेप स्लोप स्टेबिलिटी वाला है। वो तीन चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट ये करके ही जाना, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं विद इंक्लाइन डिस्चार्ज फेस। टॉपिक आज जल्दी कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एम्बैकमेंट विथ नो ड्रेनेज मेजर द बेस पैराबोला कट द डिस्चार्ज फेस एट अ पॉइंट गो। एक मिनट होल्ड रखना। No drainage measure. The base parabola cuts the discharge face at point Go at a distance A plus delta A along the discharge face from the point F and extend beyond the limit of embankment, ठीक है ना। अब देखो, at the actual seepage line meet the discharge phase at a distance A below the point Go, the value A can be worked out from the curve after कैसे ग्रांडे। कैसे ग्रांडे से तुम लोगों ने लिक्विड लिमिट निकालना सीखा है या नहीं सीखा अभी तक, ये बता दो। जल्दी से बोलो, कैसे ग्रांडे मतलब समझा है या नहीं समझा है अभी तक, बताओ मुझे। ये जो टर्म है, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने ये पढ़ तो लिया है, लैब नहीं की वो अलग बात होगी। कैसे ग्रांडे इक्विपमेंट, जल्दी बोलो, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। कैसे ग्रांडे पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, मुझे तो सिंपल सी दस बोलो। कैसे ग्रांडे नहीं पढ़ा हुआ, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए 25 फ्लोज आते हैं, जब उसकी लिक्विड लिमिट हो जाती है स्टैंडर्ड 25 होता है फ्लोज, फिर ग्राफ बनता है सेमी लॉग ग्राफ। कोई नहीं, आगे लैब्स के अंदर तो आएगा ही आएगा कैसे ग्रांडे इक्विपमेंट यूज क्या करता है। इसके अंदर एएसटीएम टूल होता है और एक एक कैसे ग्रांडे टूल होता है। दोनों सॉइल्स अलग अलग सॉइल्स के लिए होता है, एक क्ले के लिए होता है, एक सैंड के लिए होता है, याद रखना, ठीक है। फिर द वैल्यू ऑफ ए प्लस डेल्टा ए कैन आइदर बी मेजर्ड डायरेक्टली ऑन द फेस व्हेन द पैराबोला हैज बीन ड्रॉन ऑन और इट्स वैल्यू डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्वेशन ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू वाई नॉट अपॉन 1 माइनस cos alpha. Alpha is equals to 180 degree for a horizontal filter and alpha is less than 90 degree when no drainage is provided. Alpha होगा उसका स्लोप, ये याद रखना, ठीक है। विथ रॉक टो। रॉक टो क्या होती है, रॉक टो एकदम नीचे की साइड क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, एक फिल्टर प्रोवाइड करवाया जाता है, उससे अपन को सीपेज के थ्रू सीपेज कंट्रोल करवाया जाता है, या फिर बोलते हैं फेरेटिक लाइन कंट्रोल करवाया जा सकता है। द बेस पैराबोला में बी ड्रॉन इन अ सिमिलर वे टेकिंग एफ एज फोकस as already shown. This parabola is left in is the seepage line for a horizontal filter. For a horizontal filter, A is equals to 180 degree.
for a rock to an appropriate value of or value of measured clockwise from the horizontal base should be taken and the value of एक मिनट एक मिनट होल्ड करो ओके ठीक है value of delta A upon A plus delta A read from the curve. If alpha less than 30 degree, the distance A or the point of emergence of the pharetic line at the downstream slope may be determined with the help of Schemfenech equation. A is equals to D upon cos alpha minus under root D square upon cos square minus H sin square alpha. A is equals to D square plus H square minus D square minus H square cot square alpha. ठीक है, where D and H are the coordinates of the initial points B. Stability of slope. अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप तुम लोग उसके अंदर क्या बोलते हैं अपने, इसके अंदर भी पढ़ोगे, सॉइल के अंदर भी, ये याद रखना. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर सी और फाई की वैल्यू निकाली जाती है. जब क्या बोलते हैं, सी होता है कोहेजन और फाई होता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल. ठीक है. फॉर एन एम्बैंकमेंट डैम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इज स्लाइडिंग. आगे समझ में, स्लाइडिंग फेलियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेलियर में से आता है. तो इसके लिए अपन को याद रखना, एवरी सॉइल मास हैज द स्लोप ऑफ इट्स एंड इज सब्जेक्टेड टू shear stress on an internal surface in the soil near the slope. This is due to the force of gravity which tries to pull down the portion of the soil mass adjoining the slope. अब देखो स्टेबिलिटी, सॉइल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं बात सुनो, मिट्टी के टीले देखे होंगे ना, अगर ज्यादा स्ट्रिप पे होंगे तो वो अपने आप ही धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड होने लग जाते हैं. और अगर उसकी स्लोप कम होगी ना तो वो काफी टाइम तक टिके हुए रहते हैं, ये याद रखना. तो ये चीज है कि अपन को ऐसा पोर्शन चूज करना है कि मटेरियल भी कम लगे. ऐसा नहीं है कि अपन ने कम बना दिया और एकदम इतना ज्यादा स्लोप दे दी, तो वो भी कोई काम का नहीं रहेगा. स्लोप ऐसी ही देनी है कि उसकी स्टेबिलिटी बनी हुई रहे. If the shearing resistance of the soil is greater than the shearing stress include along the most severe stress or critical internal surface, the slope remains stable. देखो फेलियर ऑफ स्लोप, टो फेलियर होता है, ये ऐसा होगा टो फेलियर, पूरा नहीं यहां से लेके यहां तक फेल हो गया. स्लोप फेलियर यहां से होगा और बेस फेलियर ऐसे होगा जनरेट. ठीक है, एक मिनट. अब देखो, टो फेलियर इज द फेलियर अकर्स अलोंग द सरफेस दैट पासेस थ्रू द टो. आगे समझ में, ऊपर से लेके नीचे तक जो फेलियर होगा वो होगा अपने पास टो फेलियर. स्लोप फेलियर केवल स्लोप स्लोप फेल हो जाएगी. ठीक है. और बेस फेलियर मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, याद रखना. इन्वेस्टिगेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप यूजिंग स्वीडिश मेथड. स्वीडिश सर्कल मेथड या स्लिप सर्कल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर तो क्या एक न्यूमेरिकल करोगे हो जाएगा कंपटीशन में, तो इसके लिए मैं नहीं बोलता कि इतना इंपॉर्टेंट है, पर याद रखना सॉइल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के अंदर. स्वीडिश सर्कल मेथड अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप किससे निकाली जाती है, स्वीडिश सर्कल मेथड से, स्लिप सर्कल मेथड से, ये याद रखना. There will be a number of such likely slip circles. It is necessary to pick up the most dangerous of the critical slip circle, that circle along which the soil has least shear resistance. The center of the circle is located by trial and error. Let AB be the circular surface with the radius R and center O.
The trial failure wedge above the slip surface is divided into vertical slices. By drawing vertical lines, the slices are usually of equal width, but not necessarily. In the case of horizontal homogeneous, ये लैंग्वेज अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, पर मैं डायग्राम बताऊंगा जब समझ में आ जाएगी. In the case of non-homogeneous slope, where the slip circle passes through more than one type of material, a vertical line is always located at the point where the surface passes from one material to the other. Considering the equilibrium of one slice, नंबर फोर, ये याद रखना, नंबर फोर वाली स्लाइस है. द स्लाइस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग फोर्सेस. ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ है. ये एज इट इज डायग्राम हम लोगों को बनाना है. ये है नंबर फोर वाली स्लाइस. इसके अंदर अपन को एग्जैक्टली फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये फोर्सेस लग रहे हैं, याद रखना. एन है नॉर्मल, डब्ल्यू है वर्क, इस पे मतलब क्या बोलते हैं, वेट लग रहा है जो. टी है टेंजेंशियल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है. तुम लोगों ने ये फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, नॉर्मल और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, 11 12. ये फाई है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल. ठीक है. ये अपने पास एक कंपोनेंट बन रहा है आर साइन थीटा. आर है इसकी रेडियस. जल्दी से ये डायग्राम ड्रॉ करो और मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के कंफर्म करो. ये डायग्राम इसलिए नोट डाउन करवा रहा हूं, मेन ये डायग्राम ही है जो तुम्हारा टाइम खाएगा एग्जाम के अंदर, अगर क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का. तो जल्दी से डायग्राम नोट डाउन करो, जब तक मैं वेट कर रहा हूं यस लिख देना. कर लिया नोट डाउन या अभी भी कर रहे हो?
ओके, फिर आगे चलते अपन। अब आगे चलते, ठीक है। अब देखो, वेयर वेट W एक्टिंग वर्टिकली अलोंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है ना तुम लोगों को, जहां पर पूरा फोर्स एक्ट करता है, याद रखना। कोहेजन फोर्स सी एक्टिंग अलोंग द कर्व सरफेस, जो सी वाला का है वो कर्व सरफेस पे एक्ट कर रहा है, मतलब कोहेजन फोर्स अलोंग द कर्व सरफेस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोबेबल मूवमेंट ऑफ वेज। वेज क्या होता है, जल्दी से मुझे आंसर दे सकते हो, वेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेज? वेज अपन ने ये वाला पोर्शन लिया ना, ये वाला वेज होता है, याद है, ठीक है। रिएक्शन आर at the base inclined at angle theta to the normal, assuming the slippage is imminent. Reaction on the two vertical sides of the slice due to adjacent slice. However, in the Swedish circle method, it is assumed that the reaction on the two sides are equal and opposite and are therefore in equilibrium and do not affect the stability of the slice according, and only the first three forces are considered for the analysis. The way W is resolved its normal component and the tangential component T, taking the moment about the center of rotation O from all the three forces actuating or overturning moment m naught T into R. The moment due to n component is zero and this component always passes through O. Resisting moment mr is equals to C into delta L into R plus R sine theta, where delta L is the length of the curved surface of the slice. N is equals to R cos theta or n R is equals to n by cos theta or R sin theta is equals to n tan theta. Movement होगा C into delta L into R plus R n R tan theta. The factor of safety for the slice is equal to the ratio of the resisting moment MR and the overturning moment MO. Fs is equals to RC into delta L plus n tan phi upon TR is equals to C delta L plus n tan phi upon T. Fs is equals to sigma C delta L plus sigma n tan phi upon sigma T for the entire wage. अब ये देख लो, ये वाला है अपने अलग अलग रिलेटिव होमोजेनियस एम्बैंकमेंट एंड सॉइल फाउंडेशन, एम्बैंकमेंट ऑन द टो रॉक और स्टीप फाउंडेशन, ये वाले सारे स्टेबिलिटी एनालिसिस और फेलियर सरफेस सिस्टमेटिक्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लो कि इनके ऊपर क्या क्या ये चीजें बनी हुई है और इसका फेलियर डायग्राम कैसे बनता है इनका। देखो, इसका ऐसे बनेगा, इसका केवल ऐसे बनेगा, इसका ऐसे जैसे अपना बना था वैसे बनेगा और इसका नीचे से पूरा ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये सारे स्टेबिलिटी ऑफ फेलियर सिस्टमेटिक एनालिसिस। द मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन इन स्टेबिलिटी एनालिसिस इज रिजर्वर ड्रॉडाउन, स्टडी सीपेज कंडीशन, एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन कंडीशन, अर्थक्वेक, रिजर्वर ड्रॉडाउन। मैंने डायग्राम केवल इसीलिए बनवाया था तुमसे कि डायग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू, अगर मतलब जब भी तुम लोग एग्जाम में ये डायग्राम बनाओगे ना, तो ये डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायग्राम बनाते ही आता है तुम लोगों को, वो वैसे ही तुम्हारे जो चेकिंग वाला है ना वो जान जाएगा कि तुम्हें ये चीज की नॉलेज है, ठीक है ना।
फिर क्या है, इसके 7 स्टेप है जो मैं तुम्हें अगली क्लास में एक फोटो खींच के है ना हाथों हाथ शेयर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसके अंदर गूगल क्लासरूम के अंदर ही कर दूंगा, ठीक है ना। जहाँ एम्बैंकमेंट डैम और ग्रेविटी डैम के नोट्स दिए है ना, उसी के अंदर एक पीडीएफ और अपलोड करूंगा, 1 पेज की है वो। 7 पॉइंट है बुक के अंदर, अगर जिसके पास केयर रोडा है उसको पता चल जाएगा। वो 7 पॉइंट अगर याद हो गए तो 7 पॉइंट याद होते ही तुम्हें डेरिवेशन याद हो जाएगा, नहीं तो तुम डेरिवेशन याद ही नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा बड़ा है डेरिवेशन। वो 7 पॉइंट ही याद करने हैं, याद रखना। 7 पॉइंट अगली क्लास में एक्सप्लेन भी कर दूंगा स्टार्टिंग में, फिर जाके अपन नेक्स्ट ग्रेविटी डैम पर मूव ऑन। ठीक है। टू टेक account of this fact in stability computation, the resistance force are calculated for submerged weight of the material below water surface, and the equating force are calculated for the saturated weight of the material below water surface। ये देखो इक्विपोटेंशियल लाइन है और ये फेरेटिक लाइन है, याद रखना। फेरेटिक लाइन तुम लोगों को मैंने बताया हुआ सीपेज लाइन होती है, और इक्विपोटेंशियल लाइन जो नीचे से फोर्सेस जनरेट होते हैं उसके ऊपर, उसको जो उस लाइन को जो बोलोगे वो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, याद रखना। All material below drawdown level are submerged and therefore resisting and equating force below the drawdown level are calculated on the basis of submerged weight of the material। Steady seepage condition, for the analysis of this condition, reservoir is assumed to be at the normal stage level, in which case the ferritic line is assumed to have fully developed। The upstream slope will be subjected to the water pressure from the reservoir, while the rest of the dam will be subjected to the pore pressure। ये वाला देख लो, इक्विपोटेंशियल लाइन और इसके सीपेज, स्टडी सीपेज कंडीशन अगर होगी तो ये वाला चीज बनेगा तुम्हारा, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, अपन ये वाला ब्लॉक कंसिडर करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं। ये केवल एक ऐसे ही अपने नॉलेज के लिए है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो वाला है स्लिप सर्कल मेथड। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये फोर्स है और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है नीचे, ठीक है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू सी ए एल ए प्लस टेन फाइव सिग्मा एन माइनस यू अपॉन सिग्मा टी। एफ एस इज इक्वल्स टू सिग्मा सी डेल्टा एल प्लस सिग्मा into L minus UL into tan phi upon sigma T। Pore pressure in the drawdown and steady condition। Pore pressure क्या होता है, एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को। पोर क्या होता है, पोर के अंदर जो प्रेशर, एक मिनट यहाँ पर बना के बताता हूँ तुम लोगों को। ये पोर है, इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है ना, फाइल का पोर होगा, वो होता है पोर प्रेशर, ये याद रखना। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। पोर प्रेशर जो बीच में गैप छूट जाता है उसके अंदर से जैसे प्रेशर जनरेट होता है उसे बोलोगे पोर प्रेशर। ऑन एनी स्लाइस ऑफ द फेलियर आर टेकन टू एक्ट नॉर्मली ऑन द आर्क सरफेस एंड आर इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ water transmitted by that slice। Consider a slice below ferritic line and above dead storage level or tailwater level if H is the average height and D is its weight force due to pore pressure। U is equals to HWX arc length, HWX, और ये क्या होगा H into WX into H into W into, अरे सॉरी एक मिनट, एच डब्ल्यू इंटू एक्स है, सॉरी एक्स नहीं है, एच डब्ल्यू इंटू आर्क लेंथ और एच इंटू डब्ल्यू इंटू डी सेक थीटा। द रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू पोर प्रेशर विल बी रिड्यूस टू यू टेन फाइव एच डी डब्ल्यू सेक थीटा इंटू टेन फाइव अपॉन नहीं इज इक्वल्स टू H into arc length into W tan phi। If arc length for a small slice be taken approximately equal to the width of the slice, the contribution of the pore pressure becomes HBW tan phi। End of construction condition। Stability at the end of construction is most critical homogeneous embankment constructed of the plastic material। On completion of the embankment, there would be construction pore pressure due to consolidation of field under the embankment load। Earthquake। Practice is to account the horizontal acceleration caused by the earthquake।
इट इज रिकमेंडेड दैट, ये देखो अगर अर्थक्वेक हो गया तो उसके लिए क्या है, स्टडी सिपिस कंडीशन आएगी, व्हाइल हाफ ऑफ इट्स वॉल बी अडप्टेड इन केस ऑफ सडन ड्रॉ डाउन एंड एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंडीशन। ये कुछ नहीं है, इसके बारे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेनी है ये लिखना है, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ क्रिटिकल स्लिप सरफेस, कैसे अपन स्लिप सरफेस का लोकेशन कंसिडर करेंगे, तो ये वाला तुम लोगों को बताया हुआ, ये देखो ये वाला जो पोर्शन अपन ने लिया था ये वाला होता है, इस पे बनता है, ठीक है ना, स्लिप सर्कल मेथड। Line joining one and two point in the line on which the center of the critical circle lies। फिल्टर डिजाइन कैसे होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पढ़ लेना एक बार। फिल्टर डिजाइन का ये एक बार पढ़ा के बता देता। फिल्टर मटेरियल शैल बी मोर परवियस, साफ साफ है, परवियस होना चाहिए, पानी फ्लो हो जाना चाहिए, नहीं पानी फ्लो नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा, ठीक है। और filler material shall be of such gradation that particles of base material do not totally migrate through a clog the void in the filter material. Filter material should help in formation of the natural grade layer in the zone of the base soil adjacent to the filter by atom particles. The uniformity of the soil is expressed quantitatively by the term known as uniform coefficient U is equal to d by d10। ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट U तुमने सोइल के अंदर, और ये अलग filter material grading envelope is given to form ratio for the specific particle passing sizes। ये अपन कैसे निकालते हैं पता है ना, एनालिसिस से निकालते हैं, D15 by D85, D15 by D15, D50 by D50, याद रख लो, ठीक है ना। तुम्हारे दो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब कंपटीशन एग्जाम के अंदर, और ये हो गया तुम्हारा आज का एम्बैकमेंट डैम ओवर। आप किसी को कुछ भी डाउट हो एम्बैकमेंट डैम के अंदर मुझसे जल्दी से पूछ सकता है।